फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पॉलिटी, जो कि लक्ष्मीकांत का होगा। और इसमें सारे पॉलिटी के सारे ही लेक्चर कवर करूंगी मैं। और जो आपको नहीं समझ में आएगा वो आप जरूर पूछा करिएगा। तो बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और आपको पूरा का पूरा कवर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें छोड़ी जाएंगी, सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। और आपको जो भी चाहिएगा, जिस टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन होंगे, उसे हम अलग लेक्चर भी क्रिएट कर देंगे। सो आप अपने फीडबैक को जरूर दीजिएगा। और स्टार्ट करेंगे लेक्चर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ही जरूरी है पॉलिटी में। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहले जानेंगे कि ब्रिटिश ने किस तरह से अब हमारे इंडिया पर रूल किया था। तो पहले तो ये जानेंगे। तो आपको पता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल। तो एक मिनट। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, कंपनी कंपनी रूल और क्राउन रूल। क्राउन रूल। तो कंपनी रूल चली थी आपका 1773 से 1858 तक। और ये चला था 1858 से आपका 1858 से 47 1947 भारत आजाद हुआ था। तो ओके। तो कंपनी रूल में हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट को, जो 1773 में का था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में था। और उसके बाद हम उसमें कई सारे एक्ट थे, जैसे 1786 का, 1793 का चार्टर एक्ट। और उसके बाद था 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद 20-20 साल पे एक एक चार्टर एक्ट आते थे, जिसमें जैसे 1813 का, 1833 का, फिर 1853 का। तो उसके बाद चार्टर एक्ट और सभी चीजों को 1858 में, मतलब क्राउन रूल जब आया तो खत्म कर दिया गया। तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो थोड़ा संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे। कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स, सॉरी। कंपनी के सभी साझेदारी इसके सदस्य होते थे, जिन्हें सभी नियम, कानून और अध्यादेश बनाने का अधिकार था। और इन्हें ये भी अधिकार था कि यदि कोई नियम संचालन मंडल का बना रहा है तो उसे रद्द भी कर सकते थे। तो ये स्वामी मंडल का वर्क था। तो पहले तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछूंगी कि आपको ये पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में यहाँ पर आई थी। और हु इज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर? तो आपको पता है एम एन रॉय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। ये चीजें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था और कब इम्प्लीमेंट हुआ था, इसको क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। संचालक मंडल में 24 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 मेंबर थे। और स्वामी मंडल होते थे, मतलब मेंबर चुने जाते थे। संचालन मंडल का कार्य स्वामी मंडल द्वारा बनाए गए थे, जो कि आपको बताया गया है। भारतीय संविधान का ढांचा विकसित होने में मूल रूप से 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन द्वारा किए गए संवैधानिक परिवर्तन हुए थे। तो आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया ने क्राउन शासन अपने कंट्रोल में किया था, मतलब उनके ही कंट्रोल में सारी चीजें चल रही थी। तो आपको मैंने बताया कि हम कंपनी रूल को 1773 से लेके 58 तक पढ़ेंगे, मतलब 1858 तक। ओके, सॉरी थोड़ा पेन नहीं चल रहा। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। तो आपको पता है मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। मतलब जो आपका मद्रास था, मतलब मद्रास MB बम्बई को कहाँ किसके हवाले कर दिया गया था? ये कर दिया गया था आपके एम बंगाल के गवर्नर जनरल को के अधीन कर दिया गया था। इसको आप ट्रिक बना के याद करिए, कैसे भी याद करिए, इसकी याद करिए। कलकत्ता के फोर्ट विलियम, तो आपको पता है फोर्ट विलियम कलकत्ता में था। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में वो रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम में की गई थी,
इसका अधिकार क्षेत्र क्या था? बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट पर किसका किसका अधिकार था? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र किस पर था? बंगाल, बीबीयू, बीबीयू पर था, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर था। इस नियम का उद्देश्य कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश क्राउन की निगरानी में लाना था। तो ये सब नियम इसलिए बनाए गए थे ताकि कंपनी की गतिविधि को, मतलब सारा जो कंपनी का एक्टिविटीज है उसको ब्रिटिश क्राउन अपने कंट्रोल में कर ले, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही ज्यादा भसड़ मचा रखी थी। मतलब सारा लूट पाट का सामान ले जाते थे और यहाँ से पूरा का पूरा लूट ले जाते थे, कोई डाटा नहीं देते थे, मतलब ब्रिटिश को, जो वहाँ का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई डाटा नहीं देते थे। वो ले जा करके सारा का सारा ऐसे ही चोरी करके या फिर किसी तरीके से खुद अमीर होते जाते थे। तो ब्रिटिश क्राउन ने जब मतलब गवर्नमेंट ने वहाँ पर नोटिस किया तो इस चीज को रेगुलेट किया। रेगुलेट करने के लिए ही सारी रेगुलेटिंग एक्ट लाए। लेकिन अभी तो कंपनी रूल है, आपको पता है 1773 का, तो अभी तो करेंगे ही। तो कंपनी रूल, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आया था आपका 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। तो उसमें जो क्वेश्चन थे पिछले स्लाइड के आपको याद करने होंगे, जो कि मैं नेक्स्ट में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछूंगी, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी किसके अंतर्गत? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत, बीओसी, सॉरी, बीओसी। Please remember it. This is very usually asked in very exams. संचालन मंडल, नियंत्रण मंडल मीन्स संचालन मंडल, नियंत्रण मंडल की सभी आज्ञाएं मानने के लिए बाध्य थी। तो आपको स्टेटमेंट में दे देगा बाध्य नहीं थी। तो प्लीज रिमेम्बर इट, सारी चीजें बाध्य थी। पिट्स इंडिया एक्ट में आपको याद करना है बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसमें संचालन मंडल और नियंत्रण मंडल की सभी आज्ञा, मतलब वो जो भी कहेंगे सारी चीजों को मानना बहुत ही कंपलसरी था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और स्वामी मंडल के संचालन मंडल के फैसले उलटने के अधिकार को खत्म कर दिया गया। इसके पहले आपने पढ़ा कि स्वामी मंडल जो फैसला ले लेता था वो चलता ही था, लेकिन इसमें स्वामी मंडल के अधिकार को खत्म कर दिया गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब था, अगला था, जैसे आपको पता है ना, 20-20 साल पे आता था, 73 में का आया था और एक आएगा 93 में, चार्टर एक्ट 1793। नियंत्रण मंडल के, मतलब रेगुलेटिंग के सदस्यों और स्टाफ को भारतीय राजस्व से वेतन देना प्रारंभ किया गया। मतलब जितना नियंत्रण मंडल के सदस्य थे उनको भारतीय स्टाफ, मतलब भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाता था। किसमें? 1793 के चार्टर में, जो 1919 तक चला। बता, अपने यहाँ पर रहे थे और यहीं से लूट लूट के वेतन दे रहे थे। उसके बाद आया था 1813 का। इसके पहले भी चार्टर एक्ट आए थे, लेकिन चार्टर एक्ट तो 20 साल बाद ही आएंगे। तो 1993 के बाद आया आपका 1813 का चार्टर एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चार्टर से कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में, जो कंपनी अकेले ही व्यापार करती, मोनोपोली जो थी, उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब केवल कंपनी ही व्यापार कर सकती थी और लोग नहीं कर सकते थे, तो उसके एकाध मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि चाय और चीनी और सिल्क के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा है। ये आपको याद कीजिएगा, चाय, चीनी, सिल्क, सी 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 एस सी याद कर लीजिए। तो चाय, चीनी और सिल्क के व्यापार पर कंपनी का मोनोपोली बना रहा, बाकी सारी चीजों से मोनोपोली खत्म कर दी गई। और चार्टर, हाँ, तो आप एक याद करिएगा, उसमें शिक्षा के लिए भी 1 लाख का प्रस्ताव पारित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट था, सॉरी मैंने ऐड करना भूल गई, लेकिन याद करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद था 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिए गए और वह भारत में सिर्फ प्रशासन के प्रति उत्तरदायी रह गई। इसमें व्यापार के सारे एकाधिकार, जो चाय, चीनी और रेशम सिल्क का था, वो चीजें खत्म कर दी गई थी। और यहाँ पर
अब वह भारत में सिर्फ प्रशासन के प्रति उत्तरदायी थी, केवल प्रशासन की प्रति उत्तरदायी थी, बाकी चीजों को खत्म कर दिया गया। अब यूरोपीय लोग भारत में संपत्ति अर्जित कर सकते थे, मतलब कोई भी यूरोपीय यहाँ पर आता था, आ सकता था और यहाँ पर संपत्ति अर्जित कर सकता था, क्योंकि उस पर लगी रोक हटा दी गई थी, मतलब मोनोपोली जो थी सब कुछ खत्म कर दी गई थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर, मतलब 20 से बंगाल को BI में कन्वर्ट कर दिया गया। BI, वेरी इंपॉर्टेंट। और भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। विधि आयोग में लॉ जो बनाते हैं। विधि आयोग ने कई रिपोर्ट्स पेश किए, जिसमें से मैकाले का पेनल कोड बहुत प्रसिद्ध है। मद्रास तथा बम्बई में गवर्नरों की कानून बनाने की शक्ति को घटा दिया गया। उनके द्वारा किसी कानून को रद्द करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके पहले आपने देखा मद्रास बम्बई के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति को बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिया गया था, जो इस बार घटा दिया गया और उनके द्वारा किसी कानून को रद्द करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब वो किसी भी कानून को रद्द कर देते थे, तो इस नियम को इस चार्टर के अंतर्गत खत्म कर दिया गया था। कौन सा चार्टर है आपका? 1833 का। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल पॉइंट प्लीज रिमेम्बर। उसके बाद चार्टर 20 साल बाद फिर से आया, 1853 का चार्टर एक्ट। कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई। मतलब कंपनी को भारतीय क्षेत्र को जब तक संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई। उसके बाद गवर्नर जनरल को भारत के शासन से मुक्त करते हुए वहां के शासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति की गई। और गवर्नर जनरल की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों को पृथक कर दिया गया। मतलब विधायी शक्ति को कार्यपालिका की शक्ति से अलग कर दिया गया। सेपरेटिंग पावर फ्रॉम लेजिस्लेटिव टू एग्जीक्यूटिव। गवर्नर जनरल की परिषद से अलग एक विधान परिषद की स्थापना हुई। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद से, मतलब पहले गवर्नर जनरल की परिषद चलती थी, अब वहां पर बनाया गया विधान परिषद। तो वेरी इंपॉर्टेंट, विधायक एवं कार्यपालिका की शक्तियों को अलग किया गया और गवर्नर जनरल की परिषद के लिए एक अलग विधान परिषद बनाया गया। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। प्रतियोगी परीक्षा की मतलब आपका ICS था तब। निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई। इसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। तो 24 में से 18 सदस्य की गई, जिसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे बाद में। अभी आप इतना याद कर लीजिए। निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए योग्यता का निर्धारित की गई और मतलब निदेशक मंडल जो भी हो सदस्य मेंबर होंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई। विधि आयोग जो कि समाप्त हो चुका था, आपको पता है ना, विधि आयोग समाप्त हो चुका था। इसके स्थान पर इंग्लिश लॉ कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इसी कमीशन ने भारतीय दंड संहिता, दीवानी तथा फौजदारी प्रक्रियाओं को संकलन को अंतिम रूप दिया। तो दीवानी और फौजदारी प्रक्रियाएं इसी के थ्रू आई। अब आता है 1858 का। तो आपको पता है 1857 में ही 1857 की बड़ी सी क्रांति हो गई थी, जिसके बाद 1858 में भारतीय शासन अधिनियम आया था। 1857 की क्रांति ने कंपनी शासन के असंतोषजनक नीतियों को उजागर कर दिया, जिससे ब्रिटिश संसद को कंपनी को पद से हटाने का मौका मिल गया और इस अधिनियम द्वारा निम्न प्रावधान किए गए। तो पहला प्रावधान है, भारतीय शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव को चलाना था। अब शासन कौन चलाएगा? भारत राज्य सचिव, जिसकी सहायता के लिए 15 मेंबर बनाए गए। कितने मेंबर? 15 मेंबर बनाए गए और इसके साथ भारतीय परिषद का गठन किया गया। अब भारत में शासन से संबंधित सभी कानून कार्रवाई पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। तो मतलब जो भी कार्य करेगी कंपनी या कानून से रिलेटेड कुछ भी काम होगा, उसके लिए कंपलसरी क्या होगा कि इस सचिव की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अब गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधि हो गया, उसे वायसराय की उपाधि मिली। तो गवर्नर जनरल को
गवर्नर जनरल को वायसराय बोला गया इसी से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता द्वारा नियुक्ति की जाने लगी और अखिल भारतीय सेवाएं तथा अर्थशास्त्र संबंध मसलों पर भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। मतलब अखिल भारतीय सेवाएं मतलब आईसीएस अर्थव्यवस्था संबंधी मसलों पर भारतीय सचिव को बहुत ही ज्यादा पावर दी गई और इसके राय को मानना बाध्य भी कर दिया गया। भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय घोषित कर दिया गया जिस पर इंग्लैंड एवं भारत में दावा किया जा सकता था अथवा जो दावा दायर कर सकता था। बहुत ही पावरफुल। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 तो 1858 के बाद अब आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल की कार्रवाई परिषद का विस्तार करते हुए कुछ गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। अब तक सरकारी सदस्य, अब कुछ गैर सरकारी सदस्य भी शामिल हो गए। भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। मतलब भारतीयों को भी दिया गया कि वो भी कानून निर्माण में भाग ले सकते हैं, जबकि अब तक ब्रिटिश कर रहे थे। इस अधिनियम में पहली बार विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी 1861 के कानून से। विकेंद्रीकरण मतलब विकेंद्री मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी यहीं से, जिसमें बम्बई और मद्रास को पुनः विधायी अधिकार दिए गए। जैसे कि आपको पता है बम्बई और मद्रास से विधायी अधिकार अब तक छीन लिए गए थे। तो इतना ही इसमें हम डिस्कस करेंगे। पहले आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही प्लीज़ आस्क टू मी, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें और इसमें से आप आंसर दीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, पिट्स इंडिया एक्ट में कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, और जितने भी मैंने पढ़ाए 1861 का हो या फिर 1858 का हो, 1853 का हो, 1833 का हो, 1773 और 93, सारी चीज़ों के बारे में आप एक एक पॉइंट जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ हमारे हमको मतलब बताइएगा और आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जिस तरह से फीडबैक दोगे और जिस तरह से हमें सपोर्ट करोगे उतना हम अच्छे से समझाएंगे और उतना अच्छा लेक्चर लाएंगे आपके लिए, और धीरे धीरे हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन आपका फीडबैक भी तो इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।